नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एकदम फर्स्ट नंबर सिस्टम की शुरुआत कहेंगे इसे। संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान, संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान अच्छा रहेगा बच्चों। अगर पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। संख्याओं का प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित पूरी बातें हम लोग लगभग 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। सभी एग्ज़ाम में सिर्फ एसएससी में जो है ये थोड़ा कम रहता है, बाकी सभी एग्ज़ाम में तुम ये निश्चित मान के चलो कि एक क्वेश्चन इसका रहता है बच्चों। तो जितने भी इसमें संख्याओं के प्रारंभिक ज्ञान में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, क्या क्या उसमें बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग को पढ़नी है वो जो है, कॉपी पेन लेके बैठो बच्चों और हम लोग इसका जो है बेसिक डेफिनेशन सभी पढ़ते जा रहे हैं और उसको समझाते जा रहे हैं। ठीक बच्चों, पहला पॉइंट है वास्तविक मान। पहला पॉइंट है वास्तविक मान। वास्तविक मान, वास्तविक मान या फेस वैल्यू। पहला पॉइंट है वास्तविक मान या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक बच्चों। तो फेस वैल्यू, और दूसरा इसी में होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक बच्चों। अच्छा, वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो वास्तविक मान का मतलब होता है स्वयं का मान, स्वयं का मान या सेल्फ वैल्यू। सेल्फ वैल्यू, ठीक बच्चों। वास्तविक मान का, वास्तविक का मतलब है स्वयं का मान या सेल्फ वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब क्या बच्चों? स्थान के कारण मान। स्थान के कारण मान, स्थान के कारण मान। अब पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे अगर लिखा है 5 2 3 4, ये लिखा है बच्चों, तो 4 का जो वास्तविक मान होगा इसे हम लोग जातीय मान भी कहते हैं। जातीय मान, वास्तविक मान, स्वयं का मान, हिंदी में सब कहेंगे, इंग्लिश में फेस वैल्यू या सेल्फ वैल्यू कहेंगे। ठीक बच्चों। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, क्या मतलब हुआ? स्थान के कारण मान। तो अब जैसे 4 का अगर सेल्फ वैल्यू कहा जाएगा, सेल्फ वैल्यू कहा जाएगा बच्चों, तो वो 4 होगा। उसी तरह से 3 का अगर सेल्फ वैल्यू कहा जाएगा तो 3 होगा। लेकिन अगर 4 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो 4 होगा। 3 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो बच्चों 30 होगा। 2 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो 200 होगा। 5 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो 5000 होगा। तो समझ गए बच्चों स्थानीय मान। 3 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। 2 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। 5 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। तो ये मतलब हो गया स्थानीय मान। ये स्थानीय मान हुआ बच्चों, और ये है वास्तविक मान या स्वयं का मान। ये तो सब लोग पहले से भी जानते रहे होंगे। ठीक बच्चों। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? वास्तविक मान और स्थानीय मान समझ गए ना। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं बच्चों, तो वो पॉइंट जरूरी है। जरूर फिर से कह रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों। 1 घंटे में पूरा पॉइंट कर दिए तैयार हो जाएगा। किताबों में भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ये एक सवाल ज़रूर रहता है बच्चों, है ना। स्थानीय मान, जातीय मान में आप जो पॉइंट है वो देखो। तो पहला पॉइंट है कि यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान। यूनिट प्लेस या इकाई का स्थान, इस पर यूनिट प्लेस या इकाई के स्थान पर दोनों मान हमेशा सेम होते हैं। हमेशा सेम होंगे। एक तो ये पॉइंट बच्चों, यूनिट प्लेस या इकाई के स्थान पर दोनों मान हमेशा सेम होंगे। दूसरा इसी में कि जीरो कहीं भी हो, जीरो कहीं भी हो, दोनों मान हमेशा सेम होंगे। दोनों मान हमेशा सेम होंगे। 0 कहीं भी हो,
दोनों मान हमेशा सेम होंगे और यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर लिखी संख्या, इकाई के स्थान पर लिखी संख्या का दोनों मान हमेशा सेम होगा। ठीक बच्चों, और 0 कहीं भी हो उसका दोनों मान हमेशा सेम होगा। अब इसका मतलब समझ लो बच्चों, जैसे 3459 लिखा हुआ है या 2863 लिखा हुआ है, तो बोलो बच्चों इसका और इसका अगर हमसे कहा जाए इन दोनों का दोनों मान अगर कहा जाए जातीय मान, पहले एक को देख लो बच्चों, तो जातीय मान भी इसका 9 होगा और स्थानीय मान भी बच्चों 9 होगा। क्यों? 9 के आगे कोई नंबर ही नहीं है। उसी तरह से इसका भी जातीय मान और स्थानीय मान दोनों 3 होगा। क्यों ऐसा होगा समझ गए ना? इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है तो 0 नहीं बढ़ा पाओगे, तो इसीलिए यूनिट प्लेस पर लिखे नंबर का दोनों मान हमेशा सेम होगा। ठीक बच्चों, और दूसरा पॉइंट, 0 कहीं भी हो उसका दोनों मान हमेशा सेम रहेगा। जैसे 30529 लिखा है बच्चों, तो अब 0 का जातीय मान भी तो 0 होगा, इसका सेल्फ वैल्यू भी 0 होगा और इसका स्थानीय मान भी 0 होगा। अब क्यों बच्चों 0 होगा? 0 के आगे अगर तुम 3 नंबर हैं, 3 0 बढ़ा दोगे तब भी स्थानीय मान तो 0 रहेगा ना। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों 0 कहीं भी होगा, दोनों मान हमेशा सेम होगा। ठीक बच्चों, इसके अलावा यूनिट प्लेस पर लिखे नंबर का दोनों मान हमेशा सेम होगा। और तीसरा पॉइंट इसमें होता है कि दशमलव के आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसका कोई भी मान नहीं होगा। दशमलव के आगे लिखे नंबर का दशमलव के आगे लिखे नंबर का कोई मान नहीं होता, दशमलव के आगे लिखे नंबर का कोई मान नहीं होता। ठीक बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस पर बेसिक एग्जांपल देख लो, जैसे कहा जाए 3825.39 ये लिखा है बच्चों। अब इसमें अगर हमसे 8 का स्थानीय मान कहा जाएगा तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। इसके आगे लिखे नंबर का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक बच्चों, स्थानीय मान और जातीय मान में ये पॉइंट हो गए। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? एक पॉइंट पूरा हुआ। ठीक बच्चों, अगले पॉइंट पे आओ। स्थानीय मान, जातीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, एक पॉइंट पूरा हुआ बच्चों। अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय या रैशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय या रैशनल। तो बोलो बच्चों क्या क्या जानते हो इसमें? जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ये हुआ बच्चों, एक तो ये है। इसके अलावा जहां p व q पूर्णांक है, इंटीजर है, एक तो ये पॉइंट हुआ बच्चों। और इसके अलावा q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये परिमेय की डेफिनेशन हो गई। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों कैसे हैं बच्चों? इंटीजर है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर है। ठीक बच्चों, ये है। अब इसमें जो एग्जाम्पल इसके समझो बच्चों, जैसे कहा जाए 5, जैसे कहा जाए 22/7, जैसे कहा जाए √36, जैसे कहा जाए √27, जैसे 5.393939 ये बच्चों। तो अब इसके अलावा जैसे कहा जाए 1.25। अब इतने को समझो बच्चों। तो देखो ये सभी रैशनल के एग्जाम्पल हैं, तो जैसे 5 क्यों है बच्चों? 5 को हम 5/1 कह सकते हैं, अंश और हर दोनों परिमेय हैं।
ठीक बच्चों, अंशतः दोनों पूर्णांक हैं तो ये परिमेय हुआ बच्चों। 22/7 तो अंशतः दोनों पूर्णांक हैं तो ये भी परिमेय हुआ बच्चों। √36 कितना आएगा बताओ? 6/1 रैशनल हो गया। क्यूब रूट 27 कितना आएगा बच्चों? 3, तो 3/1 रैशनल हो गया। उसी तरह से ये जो नंबर है इसमें 39 रिपीट हो रहा है बच्चों, 39 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.39 बार लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये बड़ा, इसको भी हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं 539 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 99। तो अब बोलो बच्चों, यहाँ पर ये सभी नंबर रैशनल हो गए। उसी तरह से 1.25 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये हटा देंगे 100 आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ? 5/4 आ जाएगा, ये भी रैशनल हो गया, ठीक ना। तो जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है बच्चों? अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये होता है समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी रैशनल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक बच्चों। अच्छा, अब देखो, अब अगर रैशनल समझ में आया तो यहीं से इर्रेशनल देखो बच्चों, तो जो इर्रेशनल की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? कि अपरिमेय की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि जिसे या ऐसे कह लो कि जो संख्या परिमेय के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती, जो संख्या परिमेय के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती वह अपरिमेय है। मतलब क्या बच्चों? जिसे p/q के फॉर्म में जो परिमेय में कहा गया था उसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके बच्चों, जिसमें p और q पूर्णांक हो, उस फॉर्म में अगर ना लिखा जा सके तो वो नंबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपरिमेय के एग्जाम्पल देख लो बच्चों। अपरिमेय के एग्जाम्पल, तो जैसे अपरिमेय के एग्जाम्पल में पहला नाम आता है बच्चों पाई, इसी तरह से 5.32835276 डैश ये लिखा हुआ है। अब इसमें या फिर √2 √3 क्यूब रूट 10 क्यूब रूट 11, ये सभी एग्जाम्पल अपरिमेय के हो गए। अब देखो बच्चों, क्यों ये अपरिमेय है? सबसे पहले देखो, ध्यान रखना बच्चों, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय है। अभी हमने परिमेय बताया, रैशनल बताया, तो 22/7 बताया बच्चों। तो पाई अपरिमेय है, 22/7 रैशनल है, अपरिमेय है। ऐसा क्यों होता है जबकि पाई का मान तो 22/7 होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, पाई का मान जो है लगभग में 22/7 होता है। इसका एग्जैक्ट मान जो होता है बच्चों 3.14 करके, ये कभी खत्म ना होने वाली डिजिट आती है ना। जैसे यहाँ पर एक चीज क्लियर करो तो ये पॉइंट और अच्छे से आ जाएगा। ये वाला बच्चों रैशनल नहीं है, जबकि इससे पहले वाला रैशनल था इसी टाइप का नंबर। तो तुमने ध्यान दिया वहां पे कि वहां पे 5.39 बार बार आ रहा था। तो अगर कोई नंबर बार बार आएगा बच्चों तो उस पर बार लगाकर उसे हम परिमेय लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, दशमलव के आगे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो रिपीट होता दिख रहा हो, है ना बच्चों। इसीलिए ये नंबर को हम लोग रैशनल नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे हम लोग बार के फॉर्म में लिख करके फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, ठीक ना। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है बच्चों, इस तरह का मान होता है। अब यहाँ से ये समझ लो बच्चों, जैसे पाई का मान 3.14 डैश इसी तरह का मान आता है। मतलब कोई भी मतलब नंबर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट हो रहा हो। इसीलिए हम लोग पाई को क्या कहेंगे बच्चों? इरेशनल कहेंगे, जबकि 22/7 जो है वो रैशनल है। इसके अलावा ये इरेशनल क्यों है समझ गए? इसके अलावा जैसे √4 है, √4 है बच्चों, तो इसका एग्जैक्ट मान 2 होता है। √9 है, इसका एग्जैक्ट मान 3 होता है।
लेकिन इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग नंबर हैं या पूर्ण घन हैं, जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, उसका तो रूट निकाला जा सकता है ना। उसी तरह से जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब है उनका क्यूब रूट निकाला जा सकता है, इनका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट, वर्गमूल कभी भी नहीं निकाला जा सकता। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा बच्चों, लगभग में आएगा। ये जो है ये भी, ये और ये कोई भी क्यूब जो किसी नंबर का, कोई भी नंबर जो किसी का क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता एग्जैक्ट, है ना बच्चों। इसीलिए ये नंबर जो हो जाएंगे √2, √3, ये सभी कौन कौन से परिमेय होंगे बच्चों? अंडर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, ये सभी कैसे हैं बताओ? ये सभी परिमेय हैं। इसी तरह से क्यूब रूट 1, क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 125, ये सभी कैसे हैं बच्चों? परिमेय हैं। लेकिन उसके अलावा और कोई बीच का नंबर आएगा तो उसका ना तो रूट निकाला जा सकता है एग्जैक्ट, ना क्यूब रूट निकाला जा सकता है, इसीलिए ये सभी नंबर अपरिमेय हो गए। ठीक बच्चों? अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लो। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर √2 का मान 1.414 होता है, तो उसने कहा कि ये क्यों नहीं परिमेय है। तो बोलो बच्चों ये क्यों नहीं परिमेय है? क्योंकि √2 का मान 1.414 अप्रॉक्स होता है, लगभग होता है। अगर हम √2 को निकालने लगे एग्जैक्ट तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर भी √2 का एग्जैक्ट मान कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए जो है ये लगभग में होता है बच्चों, है ना। तो लगभग में जो है मान, इसके आगे ये और आता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होता है, इसीलिए √2 जो है वो इर्रेशनल है। सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें? परिमेय, अपरिमेय, इसके अलावा जातीय मान और स्थानीय मान। उसके आगे पढ़े बच्चों, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आसान है बच्चों। वास्तविक संख्या होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे बच्चों? परिमेय और अपरिमेय को मिला करके बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक बच्चों, वह सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय को हम लिख नहीं रहे हैं, वह सभी संख्याएं, नोट कर लेना, आपने कॉपी लेके बैठो बच्चों, है ना। वह सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय को मिला करके बनती हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये वास्तविक संख्या हो गया। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बच्चों, है ना। जैसे देखो इस पर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें तो ये है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये है रियल नंबर बच्चों। इसी के अंदर दो वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे, एक होगा रैशनल और एक होगा इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ये बनेगा। अब इस पर सवाल बहुत अच्छा, यूपीएससी से लेके बच्चों 84 तक के पेपर में ये सवाल आया है, जो अभी बताने जा रहे हैं। देखो क्या सवाल, इस पैटर्न के जो सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल हैं वो इसमें इस पे बनते हैं बच्चों, है ना। क्या क्या देखो ये सवाल रहेगा कि सभी हम यहाँ पे शॉर्ट में ध्यान देना बच्चों, परिमेय को रैशनल यानी R से शो करेंगे और परिमेय को इर्रेशनल यानी I से शो करेंगे, वास्तविक को वास्तविक ही लिखेंगे। आप ध्यान देना, सभी रैशनल वास्तविक है, सभी इर्रेशनल वास्तविक है, सभी वास्तविक रैशनल हैं, सभी वास्तविक इर्रेशनल हैं, कुछ वास्तविक रैशनल हैं, कुछ वास्तविक रैशनल इर्रेशनल हैं। अब जरा इतने में इसमें से ये चारों क्वेश्चन बच्चों, कुछ वाला तो नहीं आया है लेकिन चारों सवाल पेपर में आए हैं, है ना। कैसे आते हैं? कह देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और ये विश्वास करो बच्चों कि ये तुम किसी किताब में ये सब सवाल जो है नहीं मिलेगा, ये होगा भी तो एक आध दो सवाल होगा, है ना। और जो है वो मतलब
इस नंबर सिस्टम में इसके आगे से सब लोग शुरू करते हैं, इसको मान के चलते हैं कि ये सबको आता है ना। और पेपर में ये एक सवाल निश्चित रहता है बच्चों, तो और बहुत आसानी से पेपर में अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो मुश्किल हो जाएगा इसे, और आसानी से तुम इसे जो है वेन डायग्राम वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या सवाल है बच्चों? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है, तो ये वास्तविक है, इसी के अंदर परिमेय, इसी के अंदर अपरिमेय है ना। अब इस टाइप का कोई, अगर तुम्हें ये बात क्लियर है, और लास्ट में हम सभी को एक वेन डायग्राम से समझा भी देंगे बच्चों अच्छे से तुम्हें, है ना। लेकिन इसके पहले ये समझो कि अगर ये तुम्हें क्लियर है अच्छे से, तो इससे तुम ये सभी का आंसर दे सकते हो। कैसे बच्चों? देखो ध्यान देना, ये समझो कानपुर है, या ये समझो यूपी है, ये यूपी है, और ये है कानपुर, और ये है लखनऊ। ठीक बच्चों, अब बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि सभी कानपुर वासी यूपी में रहते हैं, सही है, सभी रैशनल वास्तविक हैं, सही है, सभी लखनऊ वासी यूपी में रहते हैं, सही है, तो सभी अपरिमेय वास्तविक है, सही है। ठीक बच्चों, सभी यूपी वासी कानपुर में रहते हैं, गलत है, तो सभी वास्तविक रैशनल है, गलत है। सभी यूपी वासी लखनऊ में रहते हैं, गलत है, तो सभी वास्तविक अपरिमेय है, गलत है। कुछ यूपी वासी कानपुर में रहते हैं, सही है, तो कुछ वास्तविक रैशनल है, सही है, कुछ वास्तविक इरेशनल है, सही है। अंदर से बाहर जाओगे तो सभी वाले सेंटेंस सही होंगे, बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाले सेंटेंस सही होंगे। तो बोलो बच्चों, सभी रैशनल वास्तविक हैं, सही है, सभी इरेशनल वास्तविक है, बोलो बच्चों, सभी इरेशनल वास्तविक है, ये भी सही है। सभी वास्तविक रैशनल है, सभी वास्तविक रैशनल है, पूरा यूपी कानपुर में रहता है, गलत है। सभी वास्तविक इरेशनल है, पूरा यूपी लखनऊ में रहता है, गलत है। कुछ वास्तविक रैशनल है कुछ वास्तविक रैशनल है, कुछ यूपी वासी कानपुर में रहते हैं, सही है, कुछ वास्तविक इरेशनल है, सही है। ठीक बच्चों, तो पहले दो सही हैं, तीसरा चौथा गलत है, पांचवा छठवां सही है। इस तरह के सवाल इतने पे बनते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? उसके आगे चलें। हम इसका एक असाइनमेंट दे देंगे, इसमें तुम अपना सॉल्व कर लेना, फिर हम उसे सॉल्व करा देंगे, है ना। 80 क्वेश्चन का एक इसका सेट है पूरा, वो हम तुम्हें दे देंगे बच्चों, है ना। वो सॉल्व करना, फिर हम आगे उसे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ये जो है पहले इसको समझ लो, फिर वो करना। इसके आगे चले बच्चों। अब आया है वास्तविक संख्या, हो गया। अब देखो प्राकृतिक संख्या, छठवां पॉइंट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। परिभाषा आसान है बच्चों, परिभाषा इसकी आसान है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए क्या दो चीजें होनी चाहिए बच्चों? एक तो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तब जो है एक नंबर को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, ये है, इसको n से डिनोट करते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें प्राकृतिक संख्या में और क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों कि इसका सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 से लेके आगे तक। अगर कहा जाए तुमसे मिनिमम नंबर, मिनिमम प्राकृतिक संख्या, मिनिमम नेचुरल नंबर, तो वो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैक्सिमम कहा जाए तो मैक्सिमम जो है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं को हम क्या कह सकते हैं बोलो? इन्फिनिटी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल नेचुरल नंबर के नहीं है वो क्या क्या है? जैसे कहा जाए -5 या फिर कहा जाए कि 5/4, ये दोनों नहीं है। अब बताओ बच्चों, जल्दी से पढ़ लो फिर से। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 हुआ इसका। जो मिनिमम है वो 1 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है या कुछ नहीं है।
एग्जाम्पल जो नहीं है -5, क्यों नहीं -5 बच्चों? क्योंकि ये नेगेटिव है। ये क्यों नहीं है नेचुरल नंबर? क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, पूर्णांक नहीं है। ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक बच्चों, मिनिमम नेचुरल नंबर 1 होता है। ध्यान रखना, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसके आगे चले बच्चों, ये हुआ नेचुरल नंबर। उसके आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो इसमें सिर्फ 0 बढ़ जाता है। मतलब क्या बच्चों कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक बच्चों, 0 बढ़ जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक बच्चों, क्या अंतर हुआ नेचुरल नंबर से? नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा और होल नंबर में 0 आएगा। तो 0 या पूर्ण संख्या या होल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। अब देखो बच्चों, इतने पर जो 2017 में होल नंबर पर अच्छे बच्चों का गलत हुआ था, उसमें होल नंबर पर 2017 के मेंस में, प्री में भी नहीं बच्चों, 2017 के सीजीएल मेंस में तो जो क्वेश्चन आया था वो था इस तरह से। उसमें कहा था कि पहले 111 पूर्ण संख्याओं के, पहले 111 पूर्ण संख्याओं के सम का यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा, ये पूछा गया था बच्चों। क्या सवाल था? पहले 111 पूर्ण संख्याओं के सम का यूनिट प्लेस क्या होगा, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन, इसमें बच्चों से गलती क्या हुई थी बच्चों? एक सबने, कई बच्चों ने, सबने नहीं, 1 2 3 से लेकर के 111 का सम निकाल दिया था और उसका सम निकाला तो 1 और 111 को जोड़ करके आधा किया और इंटू 111 किया। ऐसा करने पर उनका जो यूनिट प्लेस आया वो 6 आया। यूनिट प्लेस जो आया वो 6 आएगा बच्चों, है ना, ये आया। जबकि ये गलत है। क्या गलती हुई, क्या गलती की उन्होंने? होल नंबर की शुरुआत जो है वो 1 से नहीं बच्चों। ये कब आंसर होता? ये तब आंसर होता जब 1 से 111 के जो है नेचुरल नंबर के सम का यूनिट प्लेस पूछा गया होता। 1 से पहले 111 नेचुरल नंबर के सम का यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चों? 6 होगा। लेकिन यहाँ पे पहले 111 पूर्ण संख्याओं का कह रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी बोलो? 0 से। तो 0 1 से लेकर के, अगर 1 से शुरू होगा बच्चों तो 111 तक जाएंगे पहले 111 में, और अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो 111वां नंबर 111 नहीं होगा बल्कि 110 होगा। 110 होगा। अब अगर हम इसका सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका सम निकालेंगे तो जो अब आएगा वो 0 प्लस और 110 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 111, ये करेंगे तो जो है 5 आ जाएगा। यूनिट स्थान पर 5 आएगा बच्चों। अब ये सही है और जरा सा चूकोगे तो ये गलत हो गया। ठीक बच्चों, सबको समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो नेचुरल नंबर से कैसे अलग है? होल नंबर 0 बढ़ जाता है। अभी हम बाद में याद करा देंगे एकदम, और एक वेन डायग्राम से एकदम क्लियर कर देंगे बच्चों। बहुत अच्छे से, ये अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें, और पूरा इसमें क्वेश्चन का सेट दे देंगे तुम्हें, वो तुम अपना सॉल्व कर लेना, पर्याप्त हो जाएगा ये। ठीक है, ये है पूर्ण संख्या। ठीक बच्चों, उसके आगे चले। उसके आगे चलो। अब जो है पूर्ण संख्या हुआ, अब पूर्णांक आओ बच्चों। अब थोड़ा सा क्लियर भी कर लेना, अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो अब जो है पूर्णांक है, पूर्णांक या इंटीजर, पूर्णांक या इंटीजर। ठीक बच्चों, तो अब इसमें क्या बढ़ेगा? देखो, माइनस का जैसे 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 1 0 1 2 3 4 5, ये है बच्चों, ये है। तो अब इसमें नेचुरल नंबर कौन से? 3 पॉइंट अभी पढ़े बच्चों, याद करो। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये है पूर्णांक, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। क्या अंतर आ गया याद कर लो। देखो,
ये क्या है बताओ, इतना पॉइंट, बोलो बच्चों, इतना पॉइंट जो है ये क्या है बताओ, ये नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, होल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। और अगर हम निगेटिव वाले भी ऐड कर दें तब ये कंप्लीट क्या हो गया बताओ, इंटीजर हो गया। समझ गए बच्चों, इंटीजर किसे कहेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर या हर 1 हो, हर अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या हर 1 अगर है तब उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो अब नेचुरल नंबर, उसमें 0 जोड़ दो तो होल नंबर, और अगर नेचुरल नंबर का निगेटिव वर्जन भी आ जाए तब ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूर्णांक हो जाएगा। सबको समझ आ गया पूर्णांक, ठीक है। तो क्या बढ़ गया बताओ, ये निगेटिव नंबर्स बढ़ गए, ये है, ये क्या है बताओ बच्चों, ये निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ये हुआ 0 के बारे में। सबको समझ में आ गया बच्चों, इसके आगे चलें। अगला पॉइंट है पूर्णांक, हो गया बच्चों, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, सब क्लियर हो गया। उसके अलावा एक अलग से 0 समझ लो बच्चों, 0 पर क्वेश्चन आता है, 0 को पूरा समझ लो अच्छे से। तो देखो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट 0 पे याद रखना है। पहला पॉइंट कि 0 इवन है, 0 इवन है। दूसरा 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक बच्चों, ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट 0 नेचुरल नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक बच्चों, 0 इवन है, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड होता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक बच्चों, इसके अलावा 0 का इन्वेंशन, 0 की जो शुरुआत थी वो भारतवर्ष में हुई थी, 0 और दशमलव, और इसका श्रेय आर्यभट्ट साहब को जाता है। यह ध्यान रखना बच्चों, आर्यभट्ट साहब को का नाम इसमें आता है जरूर है, लेकिन इसमें सभी लोग एक मत नहीं है। इसीलिए या तो 0 के बारे में आर्यभट्ट साहब का नाम दिया जाएगा पेपर में, या एक अज्ञात भारतीय, है ना। एक्चुअल में 0 जिस समय भारत में चलन में आया उस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब थे। इसीलिए सभी लोगों का ये मानना है कि उन्होंने ही शुरू किया होगा। तो इसीलिए आर्यभट्ट या एक अज्ञात भारतीय। ठीक है, तो 0 इवन है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और 0 की खोज भारतवर्ष में हुई थी, 0 दशमलव दोनों की, और इसकी खोज का श्रेय आर्यभट्ट या एक अज्ञात भारतीय है ना बच्चों। दोनों में कोई एक ही नाम होगा, जो हो उसी को टिक करना। ये हुआ। उसके आगे चले, ये 0 पे हुआ। अब है अभाज्य और सहभाज्य। अभाज्य, अभाज्य या प्राइम, अभाज्य या प्राइम नंबर, प्राइम। तो प्राइम किसे कहेंगे बच्चों, सब लोग जो मतलब बेसिक चीजें वो वर्बल सुन लो। अभाज्य या प्राइम किसे कहेंगे, ऐसे नंबर जो 1, 1 और सेल्फ, एक व ऐसे नंबर जो 1 व सेल्फ, खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, है ना, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। मतलब जैसे 3 है तो 1 into 3, जैसे 5 है 1 into 5, ये है बच्चों। तो सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। तो ये प्राइम का हुआ, 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, और इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ये 2 पॉइंट हुए बच्चों। इसके अलावा
मिनिमम प्राइम नंबर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, मिनिमम प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ये है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके अलावा दो एकमात्र ऐसी संख्या है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन व प्राइम दोनों है, इवन व प्राइम दोनों है। ठीक बच्चों, इसके अलावा कोई भी और इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम हो। क्यों? क्योंकि अगर वो इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है। अब ध्यान देना बच्चों, इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या? एक बनेगा कि वह कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है, तो आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन और प्राइम दोनों हैं, तो आंसर 1 हो जाएगा। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है, तो बोलो बच्चों वह नंबर कौन सा है? 2 है। वह कितने नंबर है? तो एकमात्र है, यानी 1 है। तो अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन और प्राइम दोनों हैं, तो 1 नंबर ऐसा है। वह नंबर कौन सा है जो इवन और प्राइम दोनों है, तो आंसर 2 है। वह नंबर 2 है बच्चों। लेकिन है कितने नंबर? तो है तो 1 ही नंबर। तो ये 2 सवाल बनता है इसमें। ठीक है, 1 और सेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मिनिमम प्राइम 2 होगा। 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है। इसके अलावा 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। ये हुआ बच्चों प्राइम नंबर के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, जैसे देखो पूछेगा वह कौन सा स्थान है जहां वह कौन सा नहीं, वो तो पीछे हो गया। इसमें पूछेगा क्या, सबसे ज़्यादा पूछेगा ये वाला बच्चों, वह मिनिमम नंबर कौन सा है जो मतलब प्राइम है। तो ध्यान रखना 1 नहीं होता है, 1 प्राइम नहीं बच्चों, है ना। मिनिमम जो है वो 2 है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत आता है, 1 से 100 तक नंबर 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं। ठीक बच्चों, और जो है इतने पे प्राइम नंबर के सभी पॉइंट कवर हो गए। और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर अभी हम बता देते हैं, उससे तुम 1 से 100 तक के ग्रुप का कोई भी ग्रुप आएगा तो उसका जो है बता सकते हो। अभी बता देते हैं उसे। उसके अलावा जो है थोड़ा और इसे पूरा कर लें तो प्राइम नंबर पर ये पॉइंट हुए। इसके अलावा जो है को प्राइम एक वर्ड आता है, को प्राइम। तो को प्राइम या सह अभाज्य, को प्राइम और सह अभाज्य। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है, ये प्राइम से मिलता जुलता है लेकिन वही नहीं है। को प्राइम या सह अभाज्य, तो जिसमें जिन नंबर्स में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम कहलाएंगे। जिन नंबर्स में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक बच्चों, जैसे कहा जाए 5, 7, 13 ये है। ठीक बच्चों, जैसे कहा जाए कि 3 और 5 ये कहा जाए, तो इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो और जैसे जो नहीं है उसका जैसे कहा जाए 12, 15, तो 12, 15 में क्या बच्चों, जैसे इसमें 3 into 4 कहोगे और इसे 3 into 5 कहोगे तो दोनों में 3 कॉमन है, तो इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। तो जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो वो को प्राइम कहलाएगा, सहभाज्य कहलाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जरूरी है बच्चों कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ बच्चों,
कि जैसे 5, 7, 13 है बच्चों, तो ये तीनों प्राइम है तो को प्राइम तो जरूर होंगे, को प्राइम जरूर होंगे। जैसे 13, 17 है तो ये दोनों प्राइम है तो को प्राइम जरूर होंगे। तो हमने क्या कहा कि को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। अगर वो को प्राइम है तो को प्राइम जरूर होंगे, लेकिन को प्राइम हुए बिना भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 8, 8, 15 ये है बच्चों, 8, 15। जैसे 4, 9, 25 ये बच्चों है। अब बताओ 8, 15 तो ये दोनों ही प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है। क्यों? दोनों में कुछ भी, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है। ये तीनों प्राइम नहीं है बच्चों लेकिन को प्राइम है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्राइम और को प्राइम समझिए बच्चों। को प्राइम किसे कहेंगे? जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ये है, जैसे ये सभी को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम क्यों नहीं है? इसमें 3 कॉमन है इसलिए को प्राइम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, अभाज्य का अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ भाज्य। अभाज्य का उल्टा क्या हुआ बच्चों? भाज्य। या इसे संयुक्त या इसे यौगिक, हिंदी में कई नाम होता है। तो प्राइम का अपोजिट है ये, तो इसमें पूछ रहा है कि इसे के तो क्या होगा बच्चों? अभाज्य का अपोजिट अगर है तो जिसमें एक व सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है। एक व सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है, तब उसे अभाज्य का उल्टा यानी भाज्य कहेंगे। और एक परिभाषा हो सकती है बच्चों, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 6 को तोड़ोगे तो 1 × 2 × 3 लिख सकते हो बच्चों, ये है। तो इसीलिए 15 को तोड़ोगे 15 को तो 1 × 3 × 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी नंबर प्राइम होगा उसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, प्राइम में सिर्फ 2 फैक्टर होंगे बच्चों। और अगर प्राइम नहीं है, भाज्य है, तब उसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे और उसमें एक व सेल्फ के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड होगा। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे अगर इस पैटर्न पर सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों में से लिया जाए तो मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा है? 2, जो अभी बताया गया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन और जिसमें पूछा जाता है वह कौन सा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। वह कौन सा नंबर है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है बच्चों? क्योंकि 2 से छोटा है, मिनिमम प्राइम नंबर 2 होता है। और भाज्य क्यों नहीं है? भाज्य होने के लिए एक या और किसी अन्य नंबर से, एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए जो है 1 एक ऐसा नंबर है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लेना। एक वह कौन सा नंबर है जो भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है? आंसर 1 होगा। ठीक है, इसके आगे चले। और इसको जो है भाज्य को कंपोजिट नंबर भी कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक बच्चों, इसके आगे चले। इसके आगे आएगा क्रमागत नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब क्या बच्चों? आसान है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहेंगे? जो लगातार है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सिर्फ, जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, क्रमागत का मतलब 1, 2, 3, 4 ये तो आ ही रहा है बच्चों, है ना। लेकिन
सिर्फ इतना ही नहीं होता है। क्रमागत का मतलब ज़रूरी नहीं, यहाँ पर गैप कितने का है बताओ, यहाँ पर 1 का गैप है, लेकिन अगर कहा जाए 2 4 6 8 10 ये कहा जाए बच्चों, या 1 3 5 7 कहा जाए, या 3 6 9 12 कहा जाए, या 5 10 15 20 कहा जाए, तो ये भी क्रमागत हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, ये कॉन्जिक्यूटिव 3 का टेबल है, ये कॉन्जिक्यूटिव 5 का टेबल है, तो ये सभी क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इसके आगे चल, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है उसका एग्जाम्पल, जैसे 1 2 5 11 30 ये कहा जाए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्यों नहीं है, इनके बीच का गैप फिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है बच्चों कि गैप फिक्स होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 का हो, 1 का है तब भी सही है, 1 का नहीं भी है, कुछ भी है, बस वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे, और वो किसी कैटेगरी में आए हैं, है ना, वो किसी कैटेगरी में है। इसके आगे आएंगे बच्चों, रेसिप्रोकल, प्रतिलोम, प्रतिलोम या रेसिप्रोकल, प्रतिलोम या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल 2 तरह के होंगे, एक सम रेसिप्रोकल योग प्रतिलोम, और एक मल्टीपल रेसिप्रोकल, मल्टीपल रेसिप्रोकल गुणन प्रतिलोम। योग प्रतिलोम 2 तरह के होंगे, एक सम रेसिप्रोकल होगा, योग प्रतिलोम होगा, और एक मल्टीपल रेसिप्रोकल होगा जो है गुणन प्रतिलोम। योग प्रतिलोम जो है जिसको ऐड करने पर 0 आए, जैसे 5 का सम रेसिप्रोकल -5 होगा बच्चों, a का सम रेसिप्रोकल -a होगा, जिसका सम करने पर 0 आ जाए। अब 5 और -5 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, a और -a को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों तो 0 आ जाएगा। तो सम रेसिप्रोकल या योग प्रतिलोम इसे कहेंगे। गुणन प्रतिलोम किसे कहेंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जिसका गुणा करने पर, जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जिसका गुणा करने पर 1 आए, जिसका गुणा करने पर 1 आए, वो गुणन प्रतिलोम होगा। जिसका गुणा करने पर 1 आए, है ना, जैसे 5 का गुणन प्रतिलोम जो होगा वो 1/5 होगा, a का मल्टीपल रेसिप्रोकल 1/a होगा। क्यों बच्चों, 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, a और 1/a का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये हुआ रेसिप्रोकल। ठीक है, सम रेसिप्रोकल, योग प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। योग प्रतिलोम किसे कहा जाएगा, जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए। गुणन प्रतिलोम किसे कहा जाएगा बच्चों, जिसका गुणा करने पर 1 आ जाए। इसके आगे इवन और ऑड नंबर सब लोग जानते हो। इवन नंबर किसे कहेंगे बच्चों, जिसमें 2 का डिवाइड हो, -6, -4, -2, 0, 2 4 6 डैश डैश डैश, ये इवन नंबर है, इसमें 2 से डिवाइड होगा। और ऑड नंबर किसे कहेंगे, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, इस तरह से। ठीक बच्चों, ये हो गया इवन और ऑड, सब लोग जानते हो। 0 ध्यान रखना कि इवन है, क्योंकि क्यों इवन है बच्चों, क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड होता है। इसके आगे चले, अगला है अगला पॉइंट है शांत संख्या। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, शांत संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर, और अशांत संख्या या नॉन, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग फाइनाइट डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल ये कहेंगे। क्या मतलब हुआ बच्चों, ध्यान देना। शांत संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत संख्या। तो शांत संख्या जैसे कहा जाए 5/4, तो 5/4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1.25। जैसे 3/2, इसका मतलब क्या हो गया,
1.5, तो ये शांत संख्या है, ठीक है। अशांत संख्या जैसे 5/3 तो कितना आएगा 1.666, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक बच्चों। जैसे 22/7 तो 3.14 डैश डैश डैश, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो शांत संख्या जो कुछ टाइम के बाद जहां पर शेष ना बचे, शेष अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तब वो क्या कहलाएगा बच्चों, शांत संख्या कहलाएगा। और अगर शेष बच रहा है, कभी भी खत्म नहीं डिवाइड हो रहा है, तब उसी को हम अशांत संख्या कहेंगे, ठीक बच्चों। अच्छा, पहचान क्या है कि अगर A/B फॉर्मेट में हर डिनोमिनेटर B 2 या 5 का गुणांक है, 2 या 5 का मल्टीपल है, तब नंबर हमेशा शांत होगा। 2 या 5 का मल्टीपल अगर है, अगर कोई भी और मल्टीपल है तो हमेशा डिवाइड मतलब नहीं पूरा हो पाएगा। तो 2 या 5 का अगर गुणांक है तो वो नंबर शांत है। जैसे एग्जाम्पल अगर लें शांत का, तो जैसे 1/80, 1/128, 1/625, 1/250, ये सभी शांत के एग्जाम्पल हो गए। ये किससे बना है बच्चों, 2 और 5 से। ये 2 से बना है, ये 5 से बना है, और ये 2 और 5 से बना है। तो ये नंबर जिसमें डिनोमिनेटर हर 2 या 5 का या दोनों का मल्टीपल हो, 2 या 5 या दोनों का मल्टीपल अगर है, तब वह नंबर हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, 3, 7 जैसे आया, तो यह नंबर हमेशा अशांत होगा। समझ गए बच्चों, ये कभी भी ऐसा नंबर सॉल्व नहीं होगा, शांत और अशांत, ठीक है। अशांत में और एग्जांपल, जैसे मान लो कहा जाए तुमसे कि 3/15 या 3/45 ये आ गया बच्चों। या ये कहा जाए कि 5/33, या ये कहा जाए कि 5/30। तो अब ये सब नंबर जो हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 से 45 में एक 3 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, ये 3/45 जो बनेगा ये 1/15 बन जाएगा, ये 1/15 बन जाएगा। अब इस 15 में क्या है बताओ, 5 और 3 है, 5 और 3 के गुणा से 15 आएगा बच्चों। तो 5 से तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 दिक्कत कर देगा। तो अगर 2 या 5 का ही मल्टीपल है तभी वो शांत होगा। अगर इसी में 3 वाला भी आ जाएगा कोई, या 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो वो फिर क्या होगा, वो फिर अशांत हो जाएगा। तो ये 1/15 है, 5 तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन 3 के कारण यह अशांत हो गया। उसी तरह से 5/33 तो ये अशांत है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो है 5 से 30 तो कट जाएगा, मतलब 1/5 तो कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब 6 में यही प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे यहाँ 5 पे 5 दिक्कत नहीं कर रहा था, वैसे ही यहाँ 2 दिक्कत नहीं करेगा, 3 यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा था, 3 यहाँ भी प्रॉब्लम करेगा, है ना बच्चों। तो ये जो है ये अशांत संख्या के एग्जाम्पल हो गए। शांत और अशांत सबको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, अशांत में 2 तरह के संख्याएं होंगी। अशांत में 2 तरह के नंबर्स होंगे। क्या क्या होंगे बच्चों, अशांत में 2 तरह के नंबर होंगे। अशांत किसे कहेंगे, जिसमें हमेशा शेष बचे, तो ये 2 तरह के नंबर होंगे। जैसे अगर मान लो ये कहा जाए, जैसे ये कहा जाए 19/3, तो ये क्या आएगा बच्चों, 6.3333 डैश 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 आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर जैसे 22/7 लिया गया बच्चों, तो यहाँ पर 3.14 डैश 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 इस तरह से। तो जब कोई नंबर रिपीट हो रहा है
कोई नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों, जैसे ये कहा जाए 5.28937162 इस तरह से कुछ कहा गया, और यहाँ पर कहा गया कि 2.839839 इस तरह से कहा गया बच्चों। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल में और इन दोनों में क्या अंतर है, तो जो है इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें 3 नंबर का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर रिपीट होता है बच्चों तो इसे पीरियोडिक कहेंगे, पीरियोडिक या आवर्तक, आवर्तक या पीरियोडिक, पीरियोडिक या आवर्तक, है ना। पीरियोडिक किसे कहते हैं, जिसमें जो एक नियमित इंटरवल के बाद रिपीट होता है वो आवर्तक कहलाएगा, और ये अनावर्तक होगा, अनावर्तक, अनावर्तक या नॉन पीरियोडिक, ये जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता है ना। तो आप बताओ, कुछ 2 तरह की संख्याएं होंगी बच्चों, शांत और अशांत। शांत किसे कहेंगे, जो शांत का कोई पार्ट नहीं होगा, शांत का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो है खत्म हो जाएगा, जो फिनिश हो जाएगा, है ना। अशांत के 2 टाइप होंगे, जिसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है वो आवर्तक या पीरियोडिक कहलाएगा, और जिसमें ऐसा नहीं है वो अनावर्तक या नॉन पीरियोडिक कहलाएगा। ठीक बच्चों, इसके अलावा एक होता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अच्छा सवाल बनता है बच्चों, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर एक नंबर n जिसके सभी फैक्टर, ब्रैकेट में लिख लेना है n को छोड़कर, जिसके सभी फैक्टर का सम n हो। जैसे 6 को डिवाइड करने वाले नंबर देखो तो 1 2 3 6 ये होंगे बच्चों। 6 के फैक्टर कहे जाए तो 1 2 3 और 6, तो ये चारों नंबर 6 को डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से जैसे कहा जाए 9 के फैक्टर, तो 9 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा, तो 1 3 और 9 ये 3 नंबर डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 4 को कौन नंबर डिवाइड करेगा, 1 2 और 4 ये डिवाइड करेंगे। अब देखो बच्चों, तो ये 6 परफेक्ट नंबर है। क्यों, 6 में खास बात क्या है बच्चों, 6 को जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं या जो 6 के फैक्टर हैं उनका सम 1 2 और 3, 6 को छोड़ करके तो देखो 1 2 3 का सम 6 के बराबर है ना बच्चों, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। वहीं जरा 9 को देखो तो 9 में 1 और 3 का सम करोगे, 1 और 3 को जोड़ोगे तो ये 9 के बराबर नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 4 के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरह से एक एग्जांपल देखो बच्चों, 28 को देखो तो 28 के फैक्टर या 28 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो बोलो कौन कौन डिवाइड कर रहा है 28 को, 1 2 4 7 14 और 28 ये डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये नंबर्स जो है ये 28 के फैक्टर हैं। अब इसमें इनको ऐड करो तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 को जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। 1 2 4 7 14 को जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक बच्चों, परफेक्ट नंबर समझ गए क्या हुआ, ऐसे नंबर जिसके n जिसके सभी फैक्टर n को छोड़कर का सम n हो वह परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और n अंकों की कितनी संख्या n अंकों की कितनी संख्या होती हैं, n अंकों की कितनी संख्या होती हैं, n अंकों की कितनी संख्या होती हैं।
तो n अंकों के लिए ये नियम होता है बच्चों, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, n अंक की। 1 अंक की संख्या 9 होती है, 2 अंक की संख्या 90, 3 अंक की संख्या 900, 4 अंक की संख्या 9000, n अंक की संख्या 9 और n-1 बार 0। या इसको 9 कह सकते हो, 9 इंटू 10 की पावर 1 कहोगे, 9 इंटू 10 की पावर 2 कहोगे, 9 इंटू 10 की पावर 3 कहोगे और 9 इंटू 10 की पावर n-1 कहोगे। ये फॉर्मूला हो गया। कैसे आता है बच्चों ये समझो, कैसे ये आता है ना, कैसे आता है ये। तो इसके लिए देखो ये कैसे आता है। तो जैसे अगर कहा जाए सबसे पहले ए व बी के बीच, ए व बी के बीच कितनी संख्या होंगी, इसके लिए b माइनस ए प्लस 1 करते हैं। ए व बी के बीच में कितनी संख्या होगी, ए व बी शामिल है, ए व बी शामिल अगर है तब संख्याएं जो होंगी वो b माइनस ए प्लस 1 होती हैं। तो यहीं से ये बनता है बच्चों, है ना। जैसे अगर कहा जाए तुमसे कि 3 अंक की, 3 अंकी संख्या कितनी, 3 अंकी संख्या कितनी, तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों, 100 से, फिर 101, 102 और लास्ट में क्या आएगा बताओ, 999 आएगा। अब अगर हम लोग बचपन में क्या पूछा जाता था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या 100 है, सबसे बड़ी संख्या 999 है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो अब ये भी 3 अंक की है बच्चों, ये भी 3 अंक की संख्या है, तो ये 3 अंक की संख्या कितनी होंगी, तो 999 में से 100 हटा दो और 1 जोड़ दो, ये होगा 999 में से 100 हटा दो, 1 जोड़ दो, इतनी संख्याएं होंगी। अब यहाँ से कितनी संख्या आ जाएंगी बच्चों, ये तो 900 आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी तुम निकाल सकते हो। जैसे अगर कहा जाए, जैसे कहा जाए तुमसे कि 4 अंक की संख्या कितनी है, 4 अंक की, तो कितनी होंगी बोलो, 1000 से शुरुआत होगी बच्चों और 9999 पे खत्म होगी। तो मिनिमम कहा जाएगा तो 1000, मैक्सिमम कहा जाएगा तो 9999। और अगर कहा जाए संख्या कितनी होंगी, तो ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, तो 9999 में से 1000 माइनस करेंगे बच्चों और 1 ऐड कर देंगे, तो कितनी संख्या हो जाएंगी बोलो, 9000 हो जाएंगी। ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं इसमें। तो अब 1 अंक की संख्या याद कर सकते हो तो बहुत आसान रहेगा। 2 अंक की संख्या बच्चों 90 होंगी, 3 अंकों की संख्या 900, 4 अंकों की 9000 और n अंकों की n9 और n-1 बार 0, या इसी को क्या कहेंगे, इस तरह से 9 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 3 और 9 n-1 बार 0। बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो आंसर इस फॉर्म में रहेगा। ये हुआ बच्चों, ठीक है। अब इस पर जो मतलब ये जो टाइप है जो अभी हमने बताया, इस पर रेगुलर पेपर में बच्चों क्वेश्चन रहता है। सीजीएल जैसे सीरियस एग्जाम में भी इस पर मेंस तक में सवाल आया है ना। सीटेट में, यूपी टेट में, इन सब पेपर्स में भी हमने इसके क्वेश्चंस को देखा है। जैसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, अगर कहा जाए तुमसे 6 अंकी कितनी संख्या होती है। इसके अलावा सीजीएल 2017 का आया हुआ क्वेश्चन 100 अंकों की पॉजिटिव संख्या कितनी होंगी, पॉजिटिव संख्या कितनी होंगी। तो ये अगर सवाल पूछा जाए तो ये सब जो है
जो मतलब अगर याद है तो तुरंत बता सकते हो बच्चों। ये जो अभी हम लोग ने बोला कि 1 अंक की संख्या 9, 2 अंकों की संख्या 90, 3 अंकों की 900, तो ये सभी पॉजिटिव के लिए ही है, पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव तो सभी होंगी ना बच्चों, 100 से लेकर के 999 तक सभी नंबर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का ही आंसर था। तो उसमें अभी सीजीएल 2017 में पूछा गया कि 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्या है, 6 अंक की संख्या कितनी होती हैं, तो 6 अंकों की संख्या कितनी होंगी बच्चों, 9 के आगे 6 - 1 यानी 5 बार 0 बढ़ा दो, या तो ऐसे कहा जाएगा या फिर 9 × 10 की पावर 5 कहा जाएगा। उसी तरह से अगर कम संख्या है, 6 है, 5 है, तो आंसर इस फॉर्म में दिया होगा, और अगर ज़्यादा संख्या है बच्चों तब आंसर इस फॉर्म में होगा। तो इसीलिए मैं दोनों फॉर्म बताया तुम्हें। यहाँ पर क्या होगा, 9 और उसके आगे 99 बार 0। तो अब ऐसे तो पेपर में लिखा नहीं होगा 99 बार 0 लगा के, तो क्या लिखा होगा बोलो, 9 × 10 की पावर 99, ऐसे लिखा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये सवाल 6 n अंक की संख्या कितनी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इसका बेसिक। अच्छा, इस पर जो है क्वेश्चन देखो क्या क्या, कुछ क्वेश्चन हम इस पर जो है, और क्वेश्चन नहीं बल्कि बेसिक पढ़ाई में ही, जैसे फिर हम इस पे तुम्हें असाइनमेंट दे देंगे बच्चों, उसमें क्वेश्चन होंगे, वो तुम अपना लगाना है ना, हम उसको डिस्कस कर देंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लो। जैसे बताओ बच्चों, जैसे हम तुमसे पूछें कि अगर इवन यानी सम को हम ई से शो करें और ऑड यानी विषम को ओ से शो करें, तो यहाँ पर कुछ रूल बनेंगे जो क्वेश्चंस में काम आएंगे और बहुत आसानी से याद रख सकते हो बच्चों। इवन प्लस इवन, इवन इंटू इवन, इवन प्लस ऑड, इवन इंटू ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड इंटू ऑड। यहां प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो, यहां भी प्लस माइनस हो, यहां भी प्लस माइनस। ठीक बच्चों, तो इवन प्लस इवन या माइनस हो तो भी इवन आएगा, इवन इंटू इवन इवन आएगा, इवन में प्लस माइनस अगर ऑड होगा तो ऑड आएगा, इवन इंटू ऑड करोगे तो इवन आएगा, इवन ऑड प्लस माइनस ऑड करोगे तो इवन आएगा, ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा। अब ये इतने ही सवाल बन सकते हैं बच्चों, डिवाइड पर सवाल बनेगा नहीं। इवन अपॉन इवन या इवन अपॉन ऑड या ऑड अपॉन ऑड या ऑड अपॉन इवन, इसमें कुछ भी श्योर नहीं होगा। इवन अपॉन इवन पता नहीं क्या होगा, है ना, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, इसीलिए ये नहीं बनता है सवाल, इतने ही सवाल बनते हैं। अब अगर ये इसमें किसी में कंफ्यूजन होगा तो कैसे श्योर हो सकते हो, तो उसके लिए गणितीय आगमन विधि का यूज करो। गणितीय आगमन विधि क्या कहती है बच्चों, छोटे एग्जाम्पल से तुम अपने आप देख लो। जैसे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, तो 2 ऑड नंबर ले लो बच्चों, 2 ऑड नंबर ले लो, घटा के देख लो, जोड़ के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है ना। ये क्या आ जाएगा बताओ, 12 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो दोनों कैसे हैं बताओ, इवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसी तरह से अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि इवन इंटू ऑड क्या हुआ, इवन कैसे हो गया, तो इवन और ऑड ले लो, 2 × 3 ले लिया तुमने, 6 आ गया, ठीक है ना। 4 × 5 ले लिया तुमने, 20 आ गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर तुमने एक इवन इंटू ऑड में तुम्हें कंफ्यूजन था, तो तुमने एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, और जो है रिजल्ट बन गया। तो ये कहलाता है गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें जो है हम लोग छोटे एग्जाम्पल को लेकर के नियम बना लेंगे। तो ये इवन ऑड का फॉर्मेट ये हो गया। अब बताओ बच्चों, इवन प्लस माइनस इवन करोगे तो इवन आएगा, इवन इंटू इवन इवन आएगा, इवन प्लस माइनस ऑड करोगे तो ऑड आएगा, इवन इंटू ऑड करोगे तो इवन आएगा,
ऑड प्लस माइनस ऑड करोगे तो इवन आएगा, ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा। ये रूल हो गया इवन ऑड संबंधी, ठीक है। रैशनल और इरेशनल, इरेशनल परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक बच्चों। इस पर जो सवाल आता है, तो जैसे रैशनल को हम आर से शो कर रहे हैं बच्चों, और इरेशनल को आई से शो कर रहे हैं। परिमेय को आर से शो कर रहे हैं, अपरिमेय को आई से शो कर रहे हैं। परिमेय का मतलब अभी बताया गया बच्चों, दो चार जो जिसे a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, परिमेय अभी बताया गया। अपरिमेय जैसे √2 √3 ये सब है। तो अब इसमें जो सवाल बनेंगे वो वही उसी तरह से, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल। 6 सवाल बनेंगे, 6 सवाल बनेंगे। तो रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होगा बच्चों, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होगा। अभी हम सबको एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक बच्चों। रैशनल रैशनल जोड़ोगे रैशनल आएगा, रैशनल इंटू रैशनल इरेशनल होगा, इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होगा। कैसे? जिसमें भी डाउट हो तो √2 और √3 दोनों को जोड़ोगे तो जुड़ेगा तो है नहीं, ऐसे ही बना रहेगा, तो ये इरेशनल हुआ, ठीक है ना। ये रैशनल के साथ इरेशनल जुड़ ही नहीं पाएगा। 3 प्लस √5, अब बताओ बच्चों, ये पूरा पार्ट इरेशनल हो जाएगा। तो ये नियम पूरे हुए। ये वाला फिक्स क्यों नहीं होता है? ये वाला इरेशनल इंटू इरेशनल फिक्स नहीं होता है। ये रैशनल भी हो सकता है बच्चों, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? जैसे कहा जाए ³ √5 और इंटू ³ √25, ये कहा गया बच्चों। इसी तरह से कहा गया ³ √5 ⁴ √5 इंटू ⁴ √25, ये कहा गया बच्चों। अब देखो, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इनका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बताओ? ³ √125 आ गया। सब लोग जानते हो ³ कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों इसमें? ³ √a इंटू ³ √b, बोलो आगे, ³ √ab। तो यहाँ पर ³ √5 ³ √25 बराबर ³ √125। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ⁴ √5 ⁴ √25 इज इक्वल टू ⁴ √125, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये तो 5 होता है और ये सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 होता तो 4 4 कैंसिल हो जाता, ये ऐसे ही। तो अब ये मतलब सॉल्व नहीं होगा, ये जो है पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी इसे पूरा सॉल्व करने में, ना। तो अब ये क्या हो गया बच्चों? ये इरेशनल हो गया, और ये कैसा है बताओ? रैशनल हो गया। तो अब बताओ, समझ गए ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई होने पर अगर जो नंबर बनता है वो इसका मुकाबला कर सकता है तो ये रैशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि ये है ना, इसका परिणाम क्या होगा, ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। इसीलिए ये फिक्स नहीं है, बाकी सभी फिक्स है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जो है हमने इसका फंडामेंटल बताया। इतना जो है, इतना जो वास्तव में कह रहे हैं, ये सब तुम किसी किताब में देखो तो तुम्हें इतनी पूरी बातें नहीं होंगी इसमें, और क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों उस पर। अगर कहीं परमेय अपरमेय बताया भी गया होगा तो सवाल नहीं दिए गए होंगे उस पर, तो हम पूरा कंप्लीट करके तुम्हें देंगे इसमें। अभी हमने इसका बेसिक तुम्हें बता दिया है। अच्छा, अब जो है इसमें बेसिक के अलावा क्वेश्चन हम तुम्हें अलग से दे देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल पढ़ा है तो अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, हम क्वेश्चन पूरे बता भी देंगे। अच्छा, अभी जो हमने तुमसे कहा था कि इसमें जो है पूरे को हम एक तुम्हें वेन डायग्राम से समझा देंगे। वेन डायग्राम समझ लो बच्चों, ये पूरा जो अभी तक तुमने पढ़ा है ये सब तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा एक पूरे चित्र से। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इसे, ध्यान देना बच्चों। संख्याओं की दो दुनिया होंगी,
एक पॉइंट छूट गया था बच्चों, एक पॉइंट छूट गया था, अभी यही कवर हो जाएगा। एक पॉइंट पढ़ाते समय छूट गया था, बाकी सब हमने बताया था, एक पॉइंट छूट गया था। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जिन बच्चों का इंटर में मैथ रहा है उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है, a+ib। याद है बच्चों? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो क्या कहा जाएगा? काल्पनिक जो वास्तव में ना हो या जिसका मान नहीं निकाला जा सकता हो। इसमें जो हम लोग ने सबसे फेमस एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, √-1, यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या से अलग है। वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा? काल्पनिक संख्या नहीं आएगी, ये है। तो एक जो है, एक ब्रह्मांड है किसका बच्चों? वास्तविक संख्या का, और एक है बोलो काल्पनिक संख्या का। काल्पनिक संख्या हम लिखवाना भूल गए थे, अभी हमने बता दिया बच्चों। काल्पनिक संख्या जो वास्तव में ना हो, है ना, जैसे √-, जिसका एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम सॉल्व ना कर सकें, वो सभी काल्पनिक संख्या है ना। तो ये है जो वास्तव में होती नहीं है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दो दुनिया हुई, ठीक बच्चों। अच्छा, वास्तविक संख्या में दो अलग अलग ब्रह्मांड होंगे। एक होगा परिमेय संख्या, और दूसरा होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा, पहला होगा परिमेय संख्या, दूसरा होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा परिमेय में फिर से सुन लो बच्चों, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, दो भाग हो गए। वास्तविक संख्या के अंदर दो कौन कौन होंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये हो गया बच्चों। अच्छा, पर अब अपरिमेय में कोई भाग नहीं होगा। उसके अंदर जो होगा, पहला भाग परिमेय संख्या, और इसके तीन भाग होंगे। तीनों को हम पहले बना लें तो ये हो जाएगा। और हाँ, अब ठीक है बच्चों। अब ये जो है सबसे छोटा ग्रुप होगा प्राकृतिक संख्या। उसके बाद वाला होगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक बच्चों। उसके बाद वाला होगा पूर्णांक, इंटीजर। बस ये है, दो प्रकार के ब्रह्मांड होंगे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसमें वास्तविक संख्या के दो भाग होंगे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर पूर्णांक होगा, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या होगा। परिमेय यानी रैशनल, पूर्णांक यानी जो है इंटीजर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और उसके अंदर प्राकृतिक संख्या। ये है बच्चों। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा बोलो? प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा बोलो? 1 2 3 4 प्लस वाले आएंगे, सब प्लस वाले आएंगे बच्चों, है ना। 1 2 3 4 ये सब आएंगे। पूर्ण संख्या में भी यही सब आएंगे, बस नया क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो अब बताओ, अगर इसी पर, अच्छा पहले पूरा बता लें, ये 0 आ जाएगा। अब पूर्ण संख्या के ऊपर पूर्णांक आएगा बच्चों, तो यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे? यहाँ पे -5, -4, -3, ये सब नंबर आ जाएंगे। ये पूर्ण नहीं है ना, देखो ये पूर्णांक तो है बच्चों, इंटीजर है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये क्यों नहीं पूर्ण है बताओ? क्योंकि ये निगेटिव हो जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए प्राकृतिक से 0 क्यों बाहर है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, है ना। तो प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या के बाहर 0 आया, 0 किसके अंदर आ जाएगा बताओ? पूर्ण संख्या में। अच्छा, इसके बाहर वाली ऑर्बिट में कौन होगा बताओ? ये -3, -4, -5, ये निगेटिव इंटीजर्स होंगे, जो इंटीजर्स तो हैं लेकिन पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, क्योंकि इंटीजर कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, सब बताया गया अभी, है ना। उसके बाद आएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे कौन लोग रहेंगे? इस ऑर्बिट में कौन लोग रहेंगे बच्चों? तो यहाँ पर वो संख्याएं होंगी जो परिमेय होंगी लेकिन पूर्णांक नहीं होंगी, जैसे 5/4 है, जैसे 7/3 है। तो ये सब नंबर है बच्चों। तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखो एक के अलावा कुछ है, तो ये इसमें आ जाएंगे। और उसके आगे जो है वास्तविक संख्या होंगी, ये परिमेय के अंदर आ गया बच्चों। और यहाँ पे कौन सी संख्याएं होंगी? यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे √3, √2, √3, √10, इस टाइप की संख्याएं होंगी। तो ये है काल्पनिक में कौन आएगा बच्चों? जैसे √-1, जैसे √-2, जैसे √-3, जैसे 4th रूट -10, जैसे 6 रूट -11, ये सब है। इवन होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए, अंदर निगेटिव नंबर होना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। वास्तविक दो तरह के संसार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक के अंदर दो भाग, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन तुम पूछो, अगर ये चार्ट क्लियर है बच्चों तो चलो शुरू चलें, जल्दी बताना। प्रत्येक काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या है, गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या है, गलत। ठीक। अच्छा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है, सही। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, गलत। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक है, सही। प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक है, गलत। कुछ वास्तविक संख्या प्राकृतिक है, सही। प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक है, सही। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सही। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, सही। पर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, गलत। कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक है, सही। अंदर से बाहर चलोगे सभी वाले सही, बाहर से अंदर आओगे कुछ वाले सही। आया बच्चों? ये तरह से तुम लोग जो है इसे पूरा अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा हम तुम्हें एक एक्सरसाइज करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।